नमस्कार दोस्तों। अच्छा, फिर कभी उपन्यास का 17वां भाग। हॉस्टल का कमरा और यूनिवर्सिटी। आस्था कह रही है, मैंने अपना आईना खिड़की की ग्रिल में फिट कर दिया था। ज़रूरत होती थी तो पर्दा गिरा देती थी, नहीं तो सारे समय पर्दे ऊपर रखना और खिड़की से झांकते रहना अच्छा लगता था। आईने वाला कोना तो हमेशा खुला रहता था। इसे मेरा टाइम पास कहिए, या इसी कारण से मुझे अधिकतर जानकारी रहती थी कि किसके पास कौन आया और कौन गया। हॉस्टल का मेन गेट मेरी खिड़की से दिखलाई देता था। मेरे पास आने जाने वालों की संख्या वैसे भी कम थी। यदि कोई आता था तो उसके आने के पहले ही मैं विजिटर्स हॉल में पहुंच जाती थी, क्योंकि हर समय खिड़की पर ही रहती थी। हमारा कमरा अधिक ऊंचाई पर था, इसलिए वहां से कुछ दूरी पर बनी हुई कॉलोनी दिखलाई देती थी। कॉलोनी के सारे घर ऐसा लगता था जैसे दिया सलाइयों के खोखों से बने हों। एक सी इमारतें, एक सी संरचना, कत्थई और पीली रंग से पुती हुई दीवारें। इन इमारतों के टॉप फ्लोर पर हम हॉस्टल से देखते थे। कॉलोनी के इस इलाके और हॉस्टल के बीच कुछ मैदान, कुछ झाड़ियां, लहराती बलखाती विश्वविद्यालय की सड़कें थीं। कुछ लड़के लड़कियां विश्वविद्यालय में यहाँ से भी आते थे। संभवतः उनका संबंध डिफेंस सर्विसेज से था। ज्योग्राफी में एक लड़की कुलदीप कौर यहीं से आती थी। 5 फीट 8 इंच लंबी, पतले लंबे बाल, अधिकतर टॉप नॉट में बंधे हुए। वह अधिकतर स्लीवलेस सलवार कुर्ते या जीन्स और या स्कर्ट में रहती थी। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो वह काले रंग की जीन्स और धानी रंग की स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुई थी। मैं तो उसे देखकर भौंचक रह गई कि विश्वविद्यालय प्रांगण में भी कोई इस तरह के कपड़े पहनकर आ सकता है। ऐसा लगता था मानो सिनेमा का परिदृश्य चल रहा हो। कॉलोनी से यूनिवर्सिटी के बीच में एक सड़क बहुत सूनी थी। गर्मी के दिनों में तो वीरान हो जाती थी। हमारे हॉस्टल में उस सड़क पर घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं के किस्से बहुत प्रचलित थे। किस्से तो ऐसे ऐसे थे कि किस्सा गोई में ही सारा समय कट जाता था। मैं एक बार कहीं जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़ी के मोड़ से एक प्रौढ़ चला आ रहा था। पहले मुझे कुछ लगा नहीं। मैं अपने बाएं चल रही थी, वह अपने बाएं। अचानक उस पर निगाह पड़ी और मेरा सारा खून जम गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बिना मेरी ओर बढ़े अपने रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी पैंट की जिप खोल दी थी और तरह तरह के इशारे कर रहा था। शर्मनाक। अचानक अवचेतन मन ने मुझे क्या कहा, भागो। और मैं अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाकर भागती। मैं जहां जा रही थी वहां गई नहीं और लंबा रास्ता पकड़कर, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, वापस हॉस्टल आ गई। मैं पसीने पसीने थी, कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। शाम हो गई थी और मैं सो गई थी। बीच बीच में चौंकने से निगाह खुलती थी और दोपहर का दृश्य मुझे डरा देता था। कैसी दुनिया है ये। माँ बाप के साथ तो ऐसा कुछ कभी देखा नहीं। आगे क्या करें। यूनिवर्सिटी में अब मैं पढ़ाई में रम चुकी थी। पढ़ने की मुझे आदत थी, इसलिए यह मेरे लिए नया नहीं था। हॉस्टल की दुनिया की भी मैं धीरे धीरे अभ्यस्त हो रही थी। सभी मित्रों के साथ शाम को उठना बैठना होता था और कभी किसी के कमरे में चाय पानी का इंतजाम होता तो कभी किसी और के कमरे में गीत संगीत का जोश के साथ। कभी कभी हम लोग कमरे में चाय पकौड़े का इंतजाम भी करते थे। मेस से आलू प्याज लाए जाते थे। बेसन घी तेल का इंतजाम लगभग सभी के पास मिल जाता था। हीटर भी सभी के कमरे में था, हालांकि रखना मना था। जिस लड़की के कमरे में यह पार्टी हो रही थी उस पर 20-25 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता था, जिसे हम आपस में शेयर कर लेते थे। अगली बार यह खर्च दूसरे के कमरे में पार्टी करके शिफ्ट हो जाता था। हॉस्टल में 20-25 रुपए का खर्च बहुत बड़ा महसूस होता था।
इसलिए हम में से कोई शेयर करने में आनाकानी नहीं करता था। यह सब छोटे छोटे आयोजन हमारे लिए मामूली थे, मगर रुपए का इंतजाम सबसे बड़ा था। हमारे बजट छोटे थे और इच्छाएं बहुत बड़ी। हमने नोटिस किया कि अतिया दूसरे के कमरे में आयोजन का आनंद तो उठाती है, किंतु अपने कमरे में आयोजन के समय हमेशा कन्नी काट जाती है। सबने मिलकर एक दिन जिद पकड़ ली कि आयोजन अतिया के कमरे में ही होगा। वह बत्ती वाला स्टोव रखे हुई थी। सबने मिलकर उसके कमरे में बेसन, घी, आलू, प्याज का इतना इंतजाम कर दिया कि उसका सिर चकरा गया। आमतौर पर हम नाश्ते को नाश्ते की तरह लेते थे, पर उस दिन सबने बदले की भावना से काम किया। इसलिए उस दिन अधिक से अधिक सामान खत्म करने की योजना थी। सबने इतनी पकौड़ी खाई कि रात में किसी ने डिनर नहीं किया। अतिया खामोश थी। वह समझ चुकी थी कि यह सब उसके रोज के व्यवहार की कंजूसी का कमाल है। मैंने अपनी माँ को लिखा, मेरे फ्लोर पर रहने वाली अतिया बहुत कंजूस है। सबके कमरों में आकर खा जाती है और अपने कमरे में घुसने नहीं देती। पिछली बार तुमने जो आटे के लड्डू और मठरी रखी थी वह सब खा गई। मुझे पता था, और वास्तव में पता तब चला जब सब कुछ खत्म होने वाला था। इसलिए इस एतवार को हम सब ने मिलकर उसके कमरे पर धावा बोला। वह अपने कमरे के बत्ती वाले स्टोव में सारा काम करती है। उसका सारा तेल और बेसन खत्म कर दिया। हम लोग सब खत्म करने के बाद ही लौटे। उस दिन से वह कुछ खिंची खिंची रहती है। कमरे में हीटर और आयरन रखना सख्त मना था। मैंने भी सुपरिंटेंडेंट से छुपाकर दोनों चीजें रख ली थी, जिनका हमें चोरी से इस्तेमाल करना पड़ता था। सब रखते थे, मैंने भी रख लिया। एक बार हीटर पर चाय बनाने के बाद बुझे हुए हीटर पर गरी के तेल का डिब्बा रख दिया। लगा तेल पिघल जाएगा। कमरे में ताला लगाकर मैं मेस में आलू प्याज लाने चली गई। सोचा कि आज कमरे में ही कुछ बनाकर खाएंगे, और नहीं तो गरम गरम पकौड़ी और चाय चलेगी। लौट कर आई तो कमरे में धुआं भर गया था। गनीमत थी मेरी खिड़कियां खुली हुई थी। मैंने आते ही पंखा चला दिया। पूरे कमरे में इतना धुआं था कि आर पार कुछ दिख नहीं रहा था। गरी के तेल के डिब्बे को मोटे तौलिए से ढांक कर ठंडा किया और कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में खड़ी हो गई ताकि धुआं निकल जाए। सावधानी के लिए मैंने कमरे में ताला लगा दिया, जिससे कोई चुगलखोर रिपोर्ट न कर सके कि 11 नंबर में हीटर का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ देर के लिए तो मेरी जान गले में ही अटक गई थी। ऐसे ही एक बार मैं और उन्नति आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह का समय था। सुपरिंटेंडेंट अधिकतर 8 से 9 बजे के बीच राउंड के लिए आती थी। हम उससे पहले आयरन छुपा देना चाहते थे, किंतु आज वह 7 बजे ही आ गई और उन्होंने हमारे कमरे को ठक ठक किया। उन्नति, आस्था, क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। और हमारी जान एक बार फिर फंस गई। मैंने जल्दी जल्दी आयरन को गद्दे के ऊपर रखकर उसके ऊपर तकियों को रख दिया और आयरन को छुपा दिया। उन्नति ने दरवाजा खोला। कुछ सेकंड के लिए उसने उन्हें दरवाजे पर ही उलझाए रखा। वैसे शंकित निगाहों से कमरे में घुसकर वे बार बार इधर उधर देखकर वापस लौट गईं। उनके जाने के बाद हमने आयरन निकाला तो पाया मेरे गद्दे में आयरन के बराबर का एक काला चिन्ह बन चुका है। दहशत में हम ये भूल गए थे कि आयरन गर्म है। बहुत दिन तक वह गद्दा मेरे पास ही था। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।